Hello students, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and I am your teacher Dr. Amit Juneja. So आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, उसके अंदर मैंने अभी तक जो है वो 3 वर्ड्स क्लियर किए हैं। 1 इज सर्कुलर, नंबर 2 इनकम एंड नंबर 3 आउटपुट। बट अभी तक हमारा एक वर्ड जो है वो पेंडिंग है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, एंड दैट वर्ड इज फ्लो। Why it is called a circular flow of income and output? Why isn't it called circular stock of income and output? तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो क्यों कहा करते हैं, फ्लो की जगह पे कोई और वेरिएबल हम यूज क्यों नहीं करते। आज हम इसी चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। पर इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ना हम यही देखेंगे कि एक्चुअली एक वेरिएबल जो है वो क्या होता है। देखिए, हम हमेशा आज तक हमने जितने भी लेक्चर लगाए, हम उन सभी लेक्चर्स के अंदर एक कॉमन बात लेके चल रहे हैं कि अगर आपने किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना है, सो प्लीज गो टू द लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग। अगर आप उस चीज को क्रैम करेंगे तो आपको 1 या 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो भी चीज हम कर रहे हैं हमने उसके पीछे का जो लॉजिक है हमने उसको समझना है। लॉजिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको वो चीज जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी। तो वैसे ही हम इसको भी इसके लॉजिक के साथ जो है वो क्लियर करेंगे। और हर एक चीज का जो लॉजिक होता है वो उस चीज के नाम के अंदर होता है, तो हर चीज को उसके नाम से ही जो है वो हमने समझना है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, हम इसके 2 पार्ट जो हैं वो कर सकते हैं। वन इज वेरी एंड अदर इज एबल। सो पहला है वेरी प्लस एबल, तो अगर दोनों को इकट्ठा कर दें तो बन जाएगा वेरी एबल। सो वेरी वेरी मतलब दैट कैन बी चेंज्ड, और दैट कैन बी चेंज्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी। अब जो चीजें चेंज नहीं होती वो क्या होती हैं, उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं कि वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने किसी भी कांस्टेंट को स्टडी नहीं करना है। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टडी करना है, हमने उसके अंदर वेरिएबल जो है वो स्टडी करने हैं। तो वेरी क्या होता है, जो चेंज हो सकता है। एबल, एबल का मतलब एबल ही होता है कि जो चेंज होने के एबल है, जो चेंज होने के लायक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेरिएबल जो है वो बोल देते हैं। पर आमतौर पर जब हम इसकी लिटरल डेफिनेशन पकड़ते हैं और ये कहते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो चेंज हो सकती हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, हम उसमें 50% करेक्ट हैं और 50% हम इनकरेक्ट हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं हम अपने आम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, पर हम उनको वेरिएबल जो है वो नहीं कह सकते। कैसे? अगर हम एक बहुत सी सिंपल सी एग्जांपल लें। अब बोलो कि मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो एक टॉपिक करा के गया, अगर वही टॉपिक मैं आज फिर से कराऊं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी, इसी लेक्चर में मेरी मेथोडोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। मतलब मेरे पढ़ाने का जो मेथड है, टेक्निक है, जो मेरा अपना एक आर्ट है पढ़ाने का, वो चेंज हो सकता है। बात समझ में आई कि अब ये तो नहीं है ना कि अगर मैं आज यही टॉपिक करा रहा हूं तो आज के 5 दिन के बाद मैं अगर फिर से यही टॉपिक कराऊंगा तो मैं सेम तरीके से कराऊंगा, मैं और तरीका अडॉप्ट कर सकता हूं। सो द मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारा हेयर कलर चेंज होता रहता है, हमारा स्किन कलर चेंज होता रहता है, हमारी जो
पर्सनालिटी है वो चेंज होती रहती है, यानी आज हमारी पर्सनालिटी कुछ और है, कल को कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। हमारा जो मूड है वो चेंज होता रहता है, कभी हम बड़े अच्छे मूड में होते हैं, कभी हम थोड़े खराब मूड के अंदर होते हैं। जो हमारी एडजस्टमेंट है भी हम अपनी लाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, वो एडजस्टमेंट चेंज होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे हमारा हेयर कलर चेंज हुआ, स्किन कलर चेंज हुआ, पर्सनालिटी चेंज हुई, मूड चेंज हुआ, एडजस्टमेंट चेंज हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो इसके बेसिस पे मैं इनको वेरिएबल जो है वो नहीं बोल सकता। हालांकि इसकी डेफिनेशन के अंदर ये है कि ऐसी सारी चीजें जो वेरी होने के एबल हैं, ऐसी सारी चीजें जो चेंज हो सकती हैं, हम उनको वेरिएबल जो है वो कह सकते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है उसके बिहाफ पे हम किसी भी चीज को वेरिएबल जो है वो नहीं कह सकते। मतलब जो मैं इसके नाम से क्लियर कर रहा हूं, ये मुझे इस चीज को वेरिएबल बोलने या ना बोलने के कंटेक्स्ट के अंदर ये मुझे सिर्फ 50% करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। इट मींस आई एम स्टिल 50% रॉन्ग। तो पहली चीज, अगर हमने किसी भी चीज को वेरिएबल बोलना है तो क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। मतलब जिस भी चीज को हम वेरिएबल बोलने वाले हैं उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सके, कैन बी चेंज्ड, वो क्या हो सके, चेंज हो सके। अब जब मैं कहता हूं कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सके, चेंज हो सके, तो चेंज का मीनिंग क्लियर कर लीजिए। चेंज का मतलब होता है कि वो पहले से इंक्रीज भी हो सके और वो पहले से डिक्रीज भी हो सके। क्योंकि जब हमने किसी भी चीज के अंदर चेंज मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट पोजीशन को जो प्रीवियस पोजीशन होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो प्रीवियस पोजीशन थी उसके कंपैरेटिवली प्रेजेंट पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया या कितना डिफरेंस आया। अब जो प्रेजेंट पोजीशन है वो पास्ट पोजीशन से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो चेंज के अंदर हम दोनों चीजें लेके चलेंगे। मींस हम चेंज के अंदर जो है वो इंक्रीज भी लेके चलेंगे और डिक्रीज भी जो है वो लेके चलेंगे। तो पहली चीज जो किसी भी चीज को वेरिएबल बनाएगी वो ये बनाएगी कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सके, चेंज हो सके। ऐसी सारी चीजें जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती, मतलब उनके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ही नहीं लगती, हम उनको वेरिएबल जो है वो नहीं बोल सकते। अगर हमने किसी भी चीज को वेरिएबल बोलना है तो उसके लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी जो है वो जरूरी है। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ओनली देन वी कैन कॉल दैट थिंग अ वेरिएबल, अदरवाइज दैट इज नॉट अ वेरिएबल। तो क्या होना चाहिए, अब मैंने कहा कि अगर हमने किसी भी चीज को वेरिएबल बोलना है तो उसके लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब टू कंडीशंस आपने कैसे लगानी है वो आपने समझना है। पहली बात आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने फर्स्ट कंडीशन लगानी है, यानी अभी मैं इसके बाद एक और कंडीशन लिखूंगा। अब जो सेकंड कंडीशन है वो सेकंड नंबर पर ही लगानी है। यानी पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज पे फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। अगर वो चीज फर्स्ट कंडीशन को ही पूरी ना करे तो उसके ऊपर सेकंड कंडीशन लगाने का कोई रेलेवेंस नहीं है। आपने उसके ऊपर सेकंड कंडीशन जो है वो लगा के नहीं देखनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये एक चीज है तो आप बताइए ये वेरिएबल है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, द वैल्यू ऑफ दैट थिंग कैन बी चेंज। तो पहले वो क्या हो सके, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सके। आपने सबसे पहले पहली कंडीशन जो है वो लगा के देखनी है। अगर तो पहली कंडीशन काम कर गई फिर आपने सेकंड कंडीशन लगानी है। अगर मान लो आपको मैं एक चीज देता हूं और आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये वेरिएबल है, तो आप उसको चेक करो, आपको सर इसकी तो वैल्यू चेंज ही नहीं होती। बस यानी उसने क्या किया, उसकी फर्स्ट कंडीशन जो है उसको फुलफिल नहीं किया, तो उसके ऊपर सेकंड कंडीशन लगाने की
कोई रेलिवेंस नहीं है, आपने उसके ऊपर सेकंड कंडीशन जो है वो नहीं लगानी। तो क्या हुआ, मैंने आपको एक चीज पकड़ाई, मैंने आपको बोला कि बताओ कि ये वेरिएबल है कि नहीं, आपने क्या किया, उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो है वो लगा के देखी, तो रिजल्ट ये निकला कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो काम कर गई, इन द सेंस कि जो भी मैंने आपको एक चीज बोली थी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके ऊपर सेकंड कंडीशन जो है वो लगा देनी है। अब वो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी चेंज आए, द चेंज इन दैट थिंग कैन बी measured. Okay, so this is the second condition. second condition क्या हुई भी, पहले तो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन ये है कि जो भी चेंज आए हमारे लिए ये पॉसिबल होना चाहिए कि हम उस चेंज को मेजर कर सकें। अब ध्यान से देखिए, मैंने शुरू के अंदर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। मैंने कहा था हमारा मूड जो है वो चेंज होता रहता है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है, हमारी एडजस्टमेंट चेंज होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं। जैसे हमारा हेयर कलर चेंज होता है, स्किन कलर चेंज होता है, इंटेलिजेंसी चेंज होती है, मेरे पढ़ाने के मेथड चेंज होते हैं। मतलब अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, इन सभी चीजों की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। अगर इनके ऊपर फर्स्ट कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है, ओनली देन मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सेकंड कंडीशन जो है वो लगाऊंगा। अब देखो, अब मेरा हेयर कलर जो है वो चेंज हो रहा है, मेरा स्किन कलर चेंज हो रहा है, मेरी इंटेलिजेंसी चेंज हो रही है, मेरे पढ़ाने के मेथड चेंज हो रहे हैं, मेरी एडजस्टमेंट चेंज हो रही है, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। पर क्या मेरी इन सारी चीजों के अंदर जो चेंज आ रहा है, क्या हम उस चेंज को मेजर कर सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा मूड कितना चेंज हुआ, वो कितने लीटर, कितने मीटर, कितने ग्राम, कितने क्विंटल, कितने टन चेंज हुआ? बिल्कुल भी चेंज नहीं हम मेजर कर सकते। जो मैं कहूं कि मेरा स्किन कलर जो है वो चेंज हो गया है, मेरा हेयर कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो मेरा हेयर कलर कितना चेंज हुआ, मेरा स्किन कलर कितना चेंज हुआ, मेरी पर्सनालिटी कितनी चेंज हुई, मेरी एडजस्टमेंट कितनी चेंज हुई, मेरा मूड कितना चेंज हुआ। अब ये चेंज तो हुए, पर इनके अंदर जो चेंज आया हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट कंडीशन को जो है वो तो सेटिस्फाई कर जाती हैं, पर जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम इन चीजों को वेरिएबल नहीं बोल सकते। देखिए, हम 3 तरह की बातें जो हैं वो कर सकते हैं। पहले जो होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट, नंबर 2 उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और नंबर 3 उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब जिन्होंने तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं की, मतलब जिनकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब ऐसी सारी चीजें जो फर्स्ट कंडीशन को ही पूरी नहीं करेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो तो कांस्टेंट हो जाएंगी, जिसकी वैल्यू ही चेंज नहीं होगी। नंबर 2 ऐसी चीजें आएंगी जो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेंगी, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होगी। अब जब उनकी वैल्यू चेंज होगी इसका मतलब वो कांस्टेंट तो नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो रही है, पर सेकंड को पूरा नहीं करेंगे, मतलब वैल्यू चेंज होगी पर उस चेंज को मेजर नहीं कर सकते। तो हम उनको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स जो है वो बोल देंगे। जैसे हमारी पर्सनालिटी, हमारा मूड, हमारी एडजस्टमेंट, हमारी इंटेलिजेंसी, ये क्या है, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अंदर चेंज आता है पर उस चेंज को मेजर नहीं कर सकते। पर अगर कोई चीज ऐसी है जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल जो है वो कर जाती है, मींस कि उनकी वैल्यू में चेंज भी आता है और जो चेंज आता है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेरिएबल जो है वो कह देंगे। तो वेरिएबल अगर हमने किसी भी चीज को बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू के अंदर जो है वो
चेंज आना चाहिए। नंबर 2, जो भी चेंज आए उस चेंज को मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल जो है वो होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ओनली देन दैट थिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मेरा वेट, अब मेरा जो वेट है, पहली बात तो देखिए कि मेरा वेट कांस्टेंट नहीं है, मेरा वेट क्या है, चेंज होता रहता है। अगर मैं अपने वेट की बात ना करूं, मैं आपके वेट की बात कर लूं, तो आपका वेट भी तो चेंज होता है। कभी हमारा वेट पहले से बढ़ जाता है, कभी वेट पहले से कम हो जाता है। तो द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, अब ये दैट थिंग यहां पे क्या आ गया, हमारा वेट क्या होगा, चेंज हो सकता है। अब हमारे वेट के अंदर कितना चेंज आता है, हम उस चेंज को मेजर भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब एक तो चेंज आ रहा है, नंबर 2 हम उस चेंज को मेजर भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारा वेट है, हम उसको एक वेरिएबल जो है वो बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि पहला वेट चेंज होता है, नंबर 2 जो चेंज आएगा हम उसको मेजर कर लेंगे कि वेट हमारा कितना चेंज जो है वो हुआ है। जैसे हमारी हाइट है, अब हमारी हाइट क्या होता है, चेंज होती रहती है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब जो हाइट चेंज होती है, हम उस चेंज को मेजर भी कर सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी चेंज हुई है, तो उस सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो उसको भी हम वेरिएबल जो है वो बोल सकते हैं। हमारी इनकम, वो भी एक वेरिएबल है। क्यों, हमारी इनकम चेंज होती रहती है, कितनी चेंज होती है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, तो इनकम भी एक वेरिएबल है। प्राइस, अब वो भी एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो आमतौर पे चीजों के चेंज होते रहते हैं, कितना चेंज होते हैं उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, तो प्राइस को भी हम एक वेरिएबल जो है वो मान सकते हैं। डिमांड, वो भी एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि चीजों की डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है, कितनी चेंज हुई उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज की डिमांड जो है उसको भी हम वेरिएबल जो है वो मान सकते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स पढ़ते हैं। कौन से, प्राइस हो गए, डिमांड, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉकेट मनी, कंजम्पशन, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये वेरिएबल है। क्योंकि चाहे वो कंजम्पशन है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो सेविंग है, चाहे वो डिमांड है, चाहे वो प्राइस है, ये क्या है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और साथ के साथ जो भी चेंज आता है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो हम इनको वेरिएबल जो है वो कह सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको वेरिएबल का मीनिंग जो है वो क्या हो गया होगा, वो क्लियर हो गया होगा। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा ना दो तरह के हुआ करते हैं। एक जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। ओके, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। एक ऐसे होंगे जिनको हम स्टॉक वेरिएबल बोलेंगे, एक होंगे जिनको हम फ्लो वेरिएबल जो है वो बोलेंगे। ओके, मतलब कहने का ये है कि है ये दोनों वेरिएबल्स ही, मतलब चाहे वो स्टॉक वेरिएबल है चाहे वो फ्लो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल। दोनों के बीच में एक चीज कॉमन रहेगी कि दोनों की वैल्यू चेंज होगी, और दोनों की वैल्यू के अंदर जो चेंज आएगा हम उस चेंज को मेजर भी जो है वो कर सकेंगे। तो ये चीज तो दोनों के अंदर कॉमन है। अब डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस ये है कि देखो कॉमन में क्या हुआ, ये भी वेरिएबल्स हैं तो ये भी वेरिएबल्स हैं, मतलब ये दोनों जो हैं वो वेरिएबल होने की दोनों कंडीशन जो है उसको फुलफिल करते हैं। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। मैं कहूंगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये स्टॉक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल जो है ये फ्लो वेरिएबल है। अब डिफरेंस इनमें कहां पर क्रिएट होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक वेरिएबल्स की। भी जो स्टॉक वेरिएबल्स हैं वो कौन से वेरिएबल जो हैं वो हुआ करते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी जो मेजरमेंट होगी, अब देखो हमने कहा कि अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू के अंदर जो चेंज आएगा उसको हम मेजर कर सकेंगे। इसकी जो हम मेजरमेंट करेंगे वो कहां पे करेंगे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो स्टॉक वेरिएबल होते हैं उनको हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर जो है वो किया जाता है। जब मैं कहता हूं अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब ध्यान से सोचो, मैं कहूं कि अब सोचिए कि अब यहां पे 9 AM हुए, ठीक,
अब 9 AM के बाद क्या होगा, चलते 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 यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 10 AM हो जाएंगे, फिर 10 AM पे चलते 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 11 AM हो जाएंगे। तो अब ये टाइम क्या है, ये चल रहा है, यानी यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया, यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया। अगर मैं ये बीच में जो मैंने डॉट्स लगाई हैं, अगर मैं 10 डॉट्स ही लगाऊं तो क्या हुआ, अब यहां पे अगर मैं 10 डॉट्स या 5 डॉट्स या 15 डॉट्स जितनी मर्जी लगा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हम 12 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। यहां पर भी हम 12 डॉट्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये आ गई अपनी 12। यानी अब मैंने क्या किया, टाइम को आगे 12 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया 5-5 मिनट्स के। ओके, जो 12 डॉट होगी वो 10 AM के ऊपर आएगी। वैसे इसकी जो 12 है इसको मैंने 11 के साथ ही ऐड कर दिया। अब सोचो कि यहां पे 9 AM हुए, यहां पर क्या होगा 9.05, यहां पे 9 10 9 15 9 20 9 25 9 30 9 35 9 40 9 45 9 50 9 55 एंड देन इट इज 10। तो ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, मैं कहूं कि दिस 9 AM ये अपने आप के अंदर एक पॉइंट है, क्योंकि जब आपको क्लॉक के अंदर 9 दिखाने होंगे, लेट इट बी कि दिस इज अ क्लॉक, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 12 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। लेट इट बी कि आपने 9 AM दिखाने हैं, तो क्या होगा, यहां पर जो मिनट हैंड है वो होगी 12 पे, और जो आर हैंड है वो किस पे होगी, 9 पे। तो मैं कहूंगा दिस इज 9 AM। मतलब मैंने क्या किया, अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि जो 9 AM है वो कहां पर होंगे, वो यहां पर भी हो सकते हैं, 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 ऐसा तो नहीं होगा। अगर मुझे 9 AM दिखाने हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जिसके ऊपर 9 AM होंगे पूरी क्लॉक के अंदर, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो 9 AM को जो है वो दिखा पाएगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग जो है वो आपने क्लियर करना है। अगर मैं कहूं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट मींस व्हाट, अगर मैं कहूं कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो हुए हैं 11 12 and 13 second. So this is a point of time in itself. क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 11 12 से 11 13 हो गए हैं, तो ये भी अपने आप के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि जो आपकी मिनट हैंड होगी 11 12 से जब 11 13 पे जाएगी तो एक डिस्टेंस कवर करेगी कितना, 1 मिनट का। अब डिस्टेंस कवर होगा तो वो एक पॉइंट से जो है वो शो नहीं किया जा सकता। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो एक फिक्स पॉइंट होता है। तो ये क्या होंगे, जो स्टॉक वेरिएबल हैं वो ऐसे वेरिएबल होंगे जिनको हम एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो मेजर करेंगे। जो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है उसका मतलब क्या होगा, मैं कहूंगा कि अभी, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, अभी कितना हुआ, वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो हुआ करता है। पर जब हम फ्लो वेरिएबल की बात करते हैं, इसके अंदर हम पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी मेजरमेंट नहीं करते। जो फ्लो वेरिएबल हैं इनकी जो मेजरमेंट है वो क्या होती है, मेजरमेंट में एट वर्ड भी नहीं यूज करूंगा, मेजरमेंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इनकी जो मेजरमेंट है वो एक टाइम पीरियड के बीच में होगी, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 11 12 एंड 13 सेकेंड, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम। पर अगर मैं ये कह दूं कि ना ऐसा नहीं है, मैं बोलूं कि अब क्या है 9 AM टू 10 AM, तो ये क्या हो गया, 9 AM से लेके 10 AM तक दिस इज अ टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड हो गया, वो कहते हैं 1 आवर। जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि जो हमारी क्लास में लेक्चर्स होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के होते हैं, वो कहते हैं 40 मिनट्स के होते हैं। तो 40 मिनट ये क्या है, ये अपने आप के अंदर एक टाइम पीरियड जो है वो हो जाता है।
एक मिनट अपने आप के अंदर एक टाइम पीरियड को शो करता है, 1 आवर अपने आप में टाइम पीरियड को शो करता है, 1 डे अपने आप में टाइम पीरियड को शो करता है, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी। तो ये क्या है, ये सारे टाइम पीरियड हो जाते हैं। जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अब सोचो मैंने एक टाइम पीरियड लेना है, पीरियड लेना है तो क्या होगा, मैं एक टाइम से शुरू करूंगा और दूसरे टाइम पे जो है वो उसको खत्म करूंगा। तो जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसका एक एंड पॉइंट भी होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 9 AM टू 10 AM तो क्या हुआ, हमारे पास एक रेंज आ जाएगी टाइम की। वो रेंज कौन सी होगी, जो कि 9 AM से शुरू होगी और 10 AM पे जाके जो है वो खत्म होगी। तो जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या हो सकता है, वो अपने आप के अंदर कुछ भी एक ऐसा पीरियड हो सकता है जिसके अंदर आपको टाइम का डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। जैसे मैं कहूं कि 9 AM टू 9:05 AM तो ये क्या हो गए, ये 5 मिनट जो है वो भी अपने आप के अंदर एक टाइम पीरियड जो है वो हुआ करेंगे। 1 मिनट अपने आप के अंदर जो है वो टाइम पीरियड है। तो जब भी हम फ्लो वेरिएबल्स को मेजर करेंगे उनको हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर ना करके हम उनको एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो मेजर करेंगे। अब क्या होगा, अब ये समझाने के पीछे मेरा पर्पस क्या है, वो ये है कि जो हमने अपने टॉपिक को नाम दिया था, हमने कहा था कि लो जी क्या है हमारा टॉपिक, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। मतलब उसके अंदर जो हमने वर्ड यूज किया था वो हमने फ्लो वर्ड यूज किया था। कहने का मतलब ये होगा कि जब भी हम ये सर्कल बनाएंगे इस चीज का, इनकम का और आउटपुट का, उस सर्कल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लो वेरिएबल्स लेंगे, हम कोई भी स्टॉक वेरिएबल उसमें जो है वो नहीं लेने वाले। कहने का मतलब क्या, अब सोचो हम अभी थोड़ी देर के अंदर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे भी इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं। अब देखो है तो वेरिएबल, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि चाहे वो स्टॉक है चाहे वो फ्लो है दोनों वेरिएबल ही, पर हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2 हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि ये जो वेरिएबल है वो स्टॉक वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है वो फ्लो वेरिएबल है। अब क्योंकि ये स्टॉक वेरिएबल है तो क्योंकि हमने लिखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फ्लो वेरिएबल जो है उसको लेने वाले हैं, मतलब स्टॉक वेरिएबल को हम नहीं लेने वाले। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें से कौन से वेरिएबल जो हैं वो स्टॉक वेरिएबल हैं और कौन से जो हैं वो फ्लो वेरिएबल हैं, ताकि जब हम अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट बनाएं उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लो वेरिएबल को ले सकें और स्टॉक वेरिएबल को ना ले सकें। तो अगर हमें दोनों तरह के वेरिएबल डिफरेंट पता होंगे तो ही हम कह सकते हैं कि देखिए ये स्टॉक वेरिएबल है, हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लो वेरिएबल्स लेने हैं, हमने स्टॉक वेरिएबल नहीं लेने। तो अभी जो लेक्चर चलेगा वो हमें यही बताएगा कि ये वेरिएबल जो है वो स्टॉक है जिसको आपने नहीं लेना, ये वेरिएबल जो है वो फ्लो है जिनको आपने इंक्लूड करना है। तो जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट बनाएं तो अगर किसी भी वेरिएबल को बीच में इंक्लूड करना है तो पहले इस बात को आइडेंटिफाई कर लें कि क्या वो वेरिएबल जो है वो फ्लो वेरिएबल है या नहीं। अगर तो फ्लो वेरिएबल है फिर तो वो इंक्लूड हो जाएगा, अगर वो फ्लो वेरिएबल नहीं है मतलब वो स्टॉक वेरिएबल है तो हम उसको इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे। तो अभी हम यही देखते हैं कि कौन से वेरिएबल जो हैं वो स्टॉक वेरिएबल हैं और कौन से जो है वो
फ्लो वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल हैं उनकी बात करते हैं। मतलब हम ऐसे वेरिएबल यहां पे लिखने वाले हैं कि जिनको हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये क्या है? ये स्टॉक वेरिएबल हैं। अब स्टॉक वेरिएबल के अंदर जो फर्स्ट वेरिएबल आता है वो आता है मनी सप्लाई। तो जो मनी सप्लाई है वो क्या है? वो हमारा फर्स्ट स्टॉक वेरिएबल है। यानी जब भी हमने मनी सप्लाई को मेजर करना है, हम मनी सप्लाई को अगर ये कहते हैं कि एक स्टॉक वेरिएबल है, इसका मतलब ये होगा कि मनी सप्लाई को हम हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो मेजर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो मनी सप्लाई है हम उसको एक जो है स्टॉक वेरिएबल के तौर पे लेते हैं। तो उसको क्यों लेते हैं? यानी जब भी हम अपनी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को मेजर करेंगे, हम हमेशा उस मनी सप्लाई को एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो मेजर करेंगे। कैसे? पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली मनी सप्लाई होती क्या चीज है। देखिए, मनी सप्लाई जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है मनी और एक है सप्लाई। दो वर्ड हो गए, इसके दो पार्ट्स कर देते हैं। अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होता है भी किसी भी चीज का मार्केट के अंदर आना। ठीक है, आमतौर पे अब जो सप्लाई है वो कौन करेगा? वो प्रोड्यूसर्स करेंगे। अगर मैं कहूं कि ये मार्कर जो है ये मार्केट में आया, ओके, क्यों आया? टू बी सोल्ड। अब ये मार्कर इसलिए आया क्योंकि ये मार्केट के अंदर सेल हो सके। तो इसकी सप्लाई किसने की? इसके प्रोड्यूसर ने। ठीक, तो अब मनी की सप्लाई, अब यानी कि अब सोचो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था मार्कर की सप्लाई की। अब बात किसकी हो रही है? मनी की सप्लाई की। ओके, जैसे मार्कर की सप्लाई मार्कर का प्रोड्यूसर करेगा, वैसे मनी की सप्लाई कौन करेगा? मनी का प्रोड्यूसर करेगा। ओके, तो अगर हम इंडिया के अंदर एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर मनी को प्रोड्यूस करने वाले कौन है? डोंट टेल मी दैट इट इज आरबीआई। Okay, when you said it is RBI, then you are 50% correct and 50% wrong. क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई होती है, मतलब जितनी भी मनी मार्केट के अंदर आती है, उसके पीछे दो लोग जो हैं वो काम करते हैं। अब वो दो लोग कौन हैं? पहला उसके अंदर है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नंबर 2 है उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी मनी सप्लाई दो लोग करते हैं, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नंबर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हमने चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 रुपीस का नोट है तो आप उसको चेक करिए। 2 रुपीस के नोट के ऊपर लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके नीचे जो है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई उसने अपने सिग्नेचर किए होंगे। आप 5 रुपीस का नोट देख लीजिए, आपको सेम चीज मिलेगी। 10 रुपी, 20, 50, 100, 200, 500 एंड अबव। आप नोट देख लीजिए, सभी के ऊपर आपको लिखा नजर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके नीचे गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है उन्होंने अपने सिग्नेचर किए होंगे। इसका मतलब वो जो 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20, 50, 100, 200, 500 एंड अबव जो भी नोट हैं, वो सभी नोट जो हैं वो आरबीआई क्या है? उनका प्रोड्यूसर है। तो मैं कहूंगा अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो उसका सप्लायर भी है। ओके, पर अगर आप 1 रुपी का नोट देखें तो 1 रुपी के नोट के ऊपर कभी भी कहीं पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ। अगर आप 1 रुपी का नोट चेक करें तो उसके ऊपर आपको लिखा नजर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार, और उसके नीचे जो साइन होंगे वो गवर्नर ऑफ आरबीआई के नहीं होंगे, वो साइन होंगे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी के। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक का गवर्नर ये कहता है कि जब मैंने 1 रुपी का नोट इशू ही नहीं किया तो मैं इसके नीचे साइन क्यों करूं? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने साइन कर दे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो उसके नीचे साइन करते हैं। आप कॉइन चेक कर लीजिए, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी।
कॉइन चेक कर लीजिए, किसी भी कॉइन के ऊपर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा नजर नहीं आएगा। हर एक कॉइन के ऊपर आपको लिखा नजर आएगा भारत मींस भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहने का यह है कि इंडिया के अंदर मनी को प्रोड्यूस करने वाले कौन लोग हैं? दो लोग, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नोट इशू करती है 1 रुपए का और सारे के सारे कॉइन्स। नंबर 2, रिजर्व बैंक इशू करता है रुपी नोट ऑफ 2 एंड अबव, 2 से ऊपर जितने भी नोट हैं वो ये इशू करता है। अब ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। ओके, अब ध्यान से सोचो, मान लो कि मैं कहूं कि ये मार्कर जो है वो एडजेल कंपनी का मार्कर है। इस मार्कर का जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया? 100 मार्कर जो है वो प्रोड्यूस किए। मैंने ये नहीं कहा कि उसने 100 मार्कर सप्लाई किए, मैंने कहा 100 मार्कर प्रोड्यूस किए, यानी कि 100 मार्कर की प्रोडक्शन हुई। उसको लगा कि मुझे अभी मार्केट के अंदर ना 100 मार्कर नहीं भेजने चाहिए क्योंकि मुझे अपना जो रिक्वायर्ड प्राइस है वो नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करता हूं, 100 तो मैंने प्रोड्यूस किए हैं, मैं मार्केट के अंदर 70 मार्कर जो हैं वो भेजूंगा। तो मैं बोलूंगा कि अब प्रोडक्शन कितने की हुई? 100 मार्कर की, पर प्रोड्यूसर ने क्या किया? 30 मार्कर अपने पास ही रख लिए और मार्केट में कितने भेजे? 70। तो सप्लाई कितनी होगी? 70 मार्कर की। वैसे ही यहां पर लगता है, अब सपोज करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सारे कॉइन और 1 रुपी नोट मिला के जो है वो 100 करोड़ के 1 रुपी नोट और कॉइन जो है वो पब्लिश करती है, मतलब उनको प्रोड्यूस करती है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सप्लाई करती है, मैंने कहा वो प्रोड्यूस करती है। वैसे ही जो आरबीआई है वो 2 रुपी, 5, 10, 20 एंड अबव सारा कैलकुलेट करके 500 करोड़ के नोट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो मैं बोलूंगा कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ मनी कितनी हुई? वो हुई 600 करोड़ की। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम इसमें से ना 20 करोड़ अपने पास रख लेते हैं। रिजर्व बैंक कहता है इसमें 100 करोड़ तो अपने पास रख लेते हैं। मतलब मार्केट के अंदर भेजेंगे 400 करोड़, 80 करोड़ ये भेजेगा, तो मनी सप्लाई कितनी होगी? वो होगी 480 करोड़। मतलब कहने का ये है कि जो मनी, जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, अब यहां पे प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी मनी जो प्रोड्यूसर्स ने अपने पास ही रख ली वो तो मार्केट में जाएगी नहीं, तो उसको हमने मनी सप्लाई में काउंट नहीं करना। ऐसे पैसे जो गवर्नमेंट के पास पड़े होते हैं, ऐसे पैसे जो रिजर्व बैंक के पास पड़े होते हैं, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, तो जो पैसा उनके पास ही रह गया वो तो मार्केट में आएगा ही नहीं, तो उसको हम मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो मनी सप्लाई कितनी होगी? जो वो अपने पास नहीं रखते और मार्केट में भेज देते हैं, हम उनको मनी सप्लाई जो है वो कहेंगे। तो जब भी मनी सप्लाई की मेजरमेंट होगी वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी कि अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर टोटल कितनी मनी अवेलेबल है। तो मनी सप्लाई, क्योंकि उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक वेरिएबल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की बात करेंगे उसके अंदर हम मनी सप्लाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्लो है और ये क्या है? ये एक स्टॉक वेरिएबल है। तो ही जो मनी सप्लाई है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक वेरिएबल। इन द नेक्स्ट लेक्चर we came to know some other examples of stock variables as well as of the flow variables. So till then it's goodbye from my side. मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर कुछ और वेरिएबल्स के साथ जो इनको देखेंगे कि वो एक स्टॉक वेरिएबल है या वो एक फ्लो वेरिएबल है। तो इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड अगेन। थैंक यू वेरी मच।